सो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस लेक्चर में हम लोग R इज इक्वल टू 2F है ना, कैसे इसको प्रूफ करते हैं। बेसिकली ये जो पार्ट है आप सभी जानते हैं रे ऑप्टिक्स का पार्ट है ना, और ये वीडियो जो है क्लास 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के साथ साथ क्लास 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। क्यों? क्योंकि ये डेरिवेशन जो है बहुत फंडामेंटल डेरिवेशन है। इसको जाने बगैर अगर आप ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं तो ऑप्टिक्स के साथ फिर मजा आता है कि नहीं। तो इस वीडियो को हम लोग को समझना पड़ेगा कि R इज इक्वल टू 2F होता क्या है। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पर R किसको बोलते हैं, व्हाट इज R। तो R को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर और F को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। ये दोनों होते क्या है पहले इसको तो समझें, तब तो प्रूफ किया जाएगा इसको है ना। तो R इज इक्वल टू 2F, R इज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड F इज अ फोकल लेंथ। तो चलिए अब बात करते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं एक सुंदर सा मैंने डायग्राम बना रखा है, पता नहीं सुंदर है या क्या है, लेकिन जो भी है अच्छा है ना। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, और यहाँ पर एक हमने डायग्राम बना रखा है और इस डायग्राम में हमने यूज किया है कनकेव मिरर का। और हम लोग जानते हैं कि कनकेव मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर है ना। कनकेव मिरर जो है स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट होता है, और बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें कनकेव मिरर का, तो हम लोग कनकेव मिरर को कुछ इस तरीके से बनाते हैं, सभी जानते होंगे, और कन्वेक्स मिरर को हम लोग कुछ इस तरीके से बनाते हैं। नाम ही है देखो कनकेव, यानी कि जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक केव की तरह। तो देखो केव की तरह है, इधर से सारे रे ऑफ लाइट आते हैं और आकर के रिफ्लेक्शन होता है कि नहीं। लेकिन कन्वेक्स में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कुछ उभरा हुआ रहता है इस तरीके से। यहाँ आप देख सकते हैं इधर ये वाले रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ये वाले पेंटेड। तो सबसे बेसिक चीज हम लोग को जानना पड़ेगा कि आखिर इस मिरर में, स्फेरिकल मिरर में जो बात कनकेव मिरर का है और कन्वेक्स मिरर का है, तो इसमें पोल किसको बोलते हैं, फोकस पॉइंट किसको बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं है ना, फोकल लेंथ किसको बोलते हैं। क्विकली इसको जरा मैं समझा दे रहा हूँ, इसको एक बार ध्यान देंगे है ना। जैसे मान लीजिए हमारा कनकेव मिरर है, तो सबसे पहली बात कनकेव मिरर का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल। देखो इसको पोल बोलेंगे। और पोल से जो वर्चुअल लाइन ऐसे जा रहा है इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो, अब ये जो कनकेव मिरर है, जिस स्फेरिकल ग्लास का एक पार्ट होता है, उस स्फेरिकल ग्लास का जो सेंटर होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको डिनोट करते हैं C से। पोल को P से, सेंटर ऑफ कर्वेचर को C से, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट मिड पॉइंट में होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस है ना। ऐसे प्रिंसिपल फोकस जो होता है कनकेव मिरर में रियल होता है, लेकिन कन्वेक्स मिरर में वर्चुअल होता है। इसको डिफाइन अलग तरीके से किया जाता है, लेकिन अभी के लिए आप नहीं समझेंगे। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिड में होता है प्रिंसिपल फोकस, और इसको हम लोग बोलते हैं पोल से लेकर के प्रिंसिपल फोकस के बीच वाले डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, इसको डिनोट करते हैं F से है ना। और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच वाले डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसको डिनोट करते हैं R से। तो बात समझ में आई? R और F क्या है? R और F कुछ नहीं, सिंपल। अगर आप पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस का मेजरमेंट, लेंथ का मेजरमेंट कर रहे हैं, तो आप रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिफाइन कर रहे हैं। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो लेंथ होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और पोल से फोकस, प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो लेंथ होता है उसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। चलिए तो अब बात करते हैं कि R इज इक्वल टू 2F क्यों, R इज इक्वल टू 3F क्यों नहीं है ना। तो आखिर बोल देने से तो होगा नहीं, इसका तो प्रूफ होना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी ने बोला R इज इक्वल टू 2F, और अगली सुबह आपके टीचर ने बोल दिया कि नहीं R इज इक्वल टू 3F, ये होता है। तो आखिर क्यों होता है इसको तो जानना जरूरी है। अगर इसको जानना जरूरी है कि R इज इक्वल टू 2F बट R इज नॉट इक्वल टू 3F, तो इसको हमको प्रूफ करना लॉजिकली बहुत जरूरी होता है। और इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग फिजिक्स के साथ साथ थोड़ा मैथमेटिक्स का भी हेल्प लेंगे, और इसमें बहुत बेसिक ज्योमेट्री होगा है ना। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसका प्रूफ। तो सबसे पहले यहाँ आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर ये लाइन A से O की तरफ जा रहा है, ये है रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट A से O की तरफ, यानी कि OA जो है एक रे ऑफ लाइट है, जिसको हम लोग कौन सा लाइट बोलते हैं? इंसिडेंट रे। यानी किसी भी मिरर के ऊपर जो रे ऑफ लाइट पड़ता है जाकर के इस पॉइंट पर पड़ा, इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट। और साथ ही साथ हम लोग ये भी बात जानते हैं कि अगर कनकेव मिरर में कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए
तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर के किसी एक पॉइंट पर इंसिडेंट होता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास करता है। कहाँ से पास करता है? फोकस। ये पॉइंट होगा फोकस, यानी फोकस को खोजने की जरूरत नहीं है। अगर किसी मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल किसी रे ऑफ लाइट को आप इंसिडेंट कराइए तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस रे ऑफ लाइट कहाँ से जाएगा? फोकस से जाएगा, तय है ना। तो देखिए, तो यहाँ पर यही बात है, एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, यहाँ पर इंसिडेंट हुआ और इसके बाद रिफ्लेक्टेड रे कुछ फोकस से पास की। अब देखो यहाँ पर एक चीज और, किसी भी मिरर का, किसी भी मिरर डजंट मैटर, ये स्फेरिकल मिरर की बात हो रही है। अगर स्फेरिकल मिरर में कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो तो इसके किसी एक पॉइंट से अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाते हैं तो ये एक तरह से बिहेव करता है नॉर्मल की तरह। किसके तरह बिहेव करेगा? नॉर्मल की तरह। जैसे मान लीजिए ये रे ऑफ लाइट है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये जो है लाइन ना ओ से लेकर के सी पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, ये अपने आप नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट हम लोग लेंगे। अब देखिए, हम लोग जानते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सभी को पता है कि नहीं? अब चलो, तो कौन कौन से लॉ होते हैं रिफ्लेक्शन के? तो पहला, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल इज ऑलवेज इक्वल, है ना। अब एक दूसरे के हमेशा इक्वल होते हैं, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, पहली। दूसरा लॉ जो होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, वो ये होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं, है ना। ये स्टेटमेंट को सभी लोग क्लास 8 में ही सुने होंगे। चलिए, तो यहाँ पर देखा ये जाएगा कि क्या यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो किया जा रहा है? तो बिल्कुल किया जा रहा है। देखिए, यहाँ पर ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट एंगल एंड इट इज डिनोटेड बाय आई। यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और इसको डिनोट करते हैं आर से। समझ में आया? तो अब चलिए, अब बेसिक बात, अगर ये हमारा इंसिडेंट एंगल, ये हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होंगे, है ना। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अब बताइए, यहाँ पर एंगल आई को अगर आप लिखना चाहें तो कैसे लिखें? तो देखिए, ए ओ सी, ए ओ सी, इट मीन्स एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल सी ओ एफ, एंगल सी ओ एफ मान लेते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, चलो, ये तो हमने कॉन्सेप्ट लगाया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स का जो समझते हैं। अब देखो, मैथमेटिक्स क्या कहता है? मैथमेटिक्स कहता ये है कि अगर कोई दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो, यानी कि ये OA इज पैरेलल टू, यानी कि ये OA जो है ये किसके पैरेलल है? देखो, तो ये पैरेलल है PC, ये वाला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि जब कोई दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो और कोई तीसरी लाइन इसको कट करे, है ना, कोई कट करे ऐसे तिरछा, जिसको ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, अगर ये कट करे तो इस केस में बहुत सारे एंगल्स की बात होती है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे, देखो अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, है ना, पढ़े होंगे आप लोग बेसिक मैथमेटिक्स से। अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो, थर्ड लाइन उसको कट करे कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो यहाँ पर भी देखिए कुछ वैसा केस बन रहा है। यहाँ पर देखो, ये वाला एंगल जो होगा इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। अगर ये हमारा आई है तो ये भी हमारा क्या होगा? आई होगा कि नहीं होगा? देखो, ये लाइन कट कर रहा है तो ये आई, तो ये भी आई, है ना। आराम से हम कर सकते हैं। देखो, here OA is parallel to PC and line OC intersects कर, तो इस केस में क्या होगा? एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल OCF, एंगल OCF और नाम लिखना पड़ेगा, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल OCF। अब चलो, अब इसको मान लीजिए स्पष्ट लिख देते हैं। देखो, बहुत ईजी है इसको प्रूव करना।
अब बताओ, एक में हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को अप्लाई किया, दूसरे में हमने थोड़ा सा मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट लिया। अब दोनों इक्वेशन को अगर इक्वेट करें तो हम क्या देखेंगे, देखो इस इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी एंगल AOC है और सेकंड वाले इक्वेशन में भी एंगल AOC है। अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो क्या राइट हैंड साइड वाले इक्वल नहीं होंगे, बिल्कुल, है ना। तो चलो इसको भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा आगे प्रोसीड करता हूँ इस कॉन्सेप्ट को। पहले इतना आप लोग नोट कर लेंगे, फटाफट नोट कर लेंगे। अगर नोट नहीं कर पा तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे, है ना। वीडियो को थोड़ा रोक लेंगे, यहाँ तक नोट कर लेंगे, इसके बाद में यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे अगला लाइन ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या गेट करते हैं, देखो ये इक्वल तो ये दोनों इक्वल, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एंगल COF इज इक्वल टू एंगल OCF, है ना। इसको भी मैंने यहाँ पर नोट कर लिया। अच्छा ये बताओ, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल COF, है ना। एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल OCF, एंगल OCF, यानी कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल, ठीक है। चलो अब बताओ कि जब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये I है और ये I है, और ये R इस I के इक्वल है, तो क्या ये एंगल इस एंगल के इक्वल नहीं होगा, एकदम होगा। अगर I, देखो यहाँ पर एंगल I इज इक्वल टू एंगल R ऑलरेडी है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये दोनों एंगल भी एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे, है कि नहीं। देखो अब थोड़ा सा और यहाँ पर समझो कि अगर इसको इक्वेशन 3 बना लेते हैं। अब देखो अगर अब हम बात करें थोड़ा सा इस ट्रायंगल को कंसीडर करें, है ना, समझना है। इन ट्रायंगल OCF, अब बताओ हम लोग जानते हैं कि अगर कोई ट्रायंगल हो, समथिंग, मान लो ये नहीं कोई अदर ट्रायंगल, अगर इस ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल होते हैं तो इसके सामने वाले साइड्स भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब देखो ये एंगल और ये एंगल अगर इक्वल है तो क्या इस एंगल के सामने वाला ये साइड इस एंगल के सामने वाले साइड के इक्वल नहीं होगा, बिल्कुल होगा, है ना। तो देखो ये दोनों साइड्स भी हमारा इक्वल होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं, अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल है तो इसके सामने वाला साइड ये और इसके सामने वाला साइड ये दोनों भी इक्वल होंगे, है ना। तो चलो इन ट्रायंगल OCF एंगल COF इज इक्वल टू एंगल OCF, सो क्या, यानी कि OF इज इक्वल टू FC, एकदम होगा, है ना। OF इज इक्वल टू FC, ये होगा। अच्छा अब देखो इसको मान लो इक्वेशन 4। अच्छा ये बताओ OF इज इक्वल टू FC। अच्छा ये बताओ कि अगर हमारा ये मिरर काफी छोटा अपर्चर हो, जरा ये कॉन्सेप्ट बहुत समझना जरूरी है। मान लो अगर ये हमारा एक मिरर है, थोड़ा सा बड़ा अपर्चर है, ठीक ना, तो यहाँ से ये वाला लाइन और ये वाला लाइन कोई जरूरी नहीं है कि इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से एक कर्व हो गया है, ये कर्व हो गया। अगर हमारा मिरर काफी स्मॉल अपर्चर हो, काफी स्मॉल, कुछ इस तरीके से, यानी कि समथिंग लाइक एक स्ट्रेट लाइन, देखो एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिख रहा है, तो इस केस में अगर यहाँ से एक लाइन हम खींचे तो ये लाइन और ये लाइन इक्वल हो सकता है। कब? जब हमारा ये जो अपर्चर है मिरर का ये काफी स्मॉल हो, है ना। काफी स्मॉल होने का मतलब कि लगभग ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगा, है ना। अगर मान लो ये स्फेरिकल ग्लास है और इस स्फेरिकल ग्लास से मान लो एक छोटा सा अपर्चर का एक मिरर बना रहा है, इस अपर्चर का, है ना, यहाँ से बहुत छोटा, तो इस केस में ये और ये इक्वल होगा। यहाँ पर एक लाइन हमको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, देखो समझो। यहाँ तक तो आप सभी ने नोट कर ही लिया होगा, अगर नहीं किया तो कीजिए फटाफट, इसको नोट कीजिए और इसके बाद फिर आगे बढ़ो, है ना। चलो सब लोग नोट करें, नहीं तो फिर यहाँ मैं कोशिश करता हूँ, लिख लेता हूँ, है ना। चलो देखो,
तो देखो इफ द मिरर हैज वेरी स्मॉल अपर्चर देन क्या होगा, तो यानी कि OF इज इक्वल टू PF, OF इज इक्वल टू PF। मैंने बताया क्यों होगा, तो इसको मान लेते इक्वेशन 4 और इसको मान लेते इक्वेशन 5। 4 ऑलरेडी मान रखा है, इक्वेशन 5। अब चलो इतना बात हो गया, आप पूछेंगे बस तुरंत इस डेरिवेशन को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, जरा आप समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अगर आपसे ये कहा जाए कि अगर हम P से C वाले तक डिस्टेंस की बात करेंगे, P से C कितना दूर है, तो क्या अगर P से C के बीच की दूरी की अगर बात की जाए तो क्या आप ये नहीं बोल सकते हैं कि PF प्लस FC, जैसे मान लो यहाँ से A और B कोई बीच और इसके बीच कोई टर्मिनल C आ रहा है, ये 20 मीटर है, ये 80 मीटर है, तो अगर आपसे A से B की डिस्टेंस पूछा जाए तब क्या बोलेंगे, 20 प्लस 80 यानी AC प्लस 20 प्लस AC टोटल 100, यानी यहाँ से यहाँ तक 100 है कि नहीं। तो ठीक वही केस यहाँ पर हम अप्लाई करने वाले हैं। तो हियर PC इज इक्वल टू PF प्लस FC, PF प्लस FC। अच्छा, यहाँ पर देखो इक्वेशन 4 और 5 को जरा इक्वेट करो, LHS के तरफ OF, इधर भी OF, RHS के तरफ PF, इधर भी FC। अगर LHS इक्वल है तो क्या RHS और RHS इक्वल नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 4 एंड 5, 4 और 5 को देखो, तो AF यहाँ पर हम लिख सकते हैं PF इज इक्वल टू FC, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखो PF इज इक्वल टू FC। तो अब बताओ यहाँ पर PC है तो PF प्लस, क्या FC की जगह पर आप PF नहीं लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो लिख दिया हम PF, क्यों, क्योंकि PF इज इक्वल टू FC, यानी FC हमारा किसके इक्वल है, PF के इक्वल है, तो हमने इसको लिख दिया। अब चलो अब ये बताओ कि पोल से C तक यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच वाले डिस्टेंस को आप क्या बोलते हैं, बताइएगा जरा। आप पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो PF जोड़ के 2PF, तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच वाले डिस्टेंस को हम लोग ऑलरेडी रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल रहे हैं, पहले से डिफाइंड है ऑप्टिक्स में, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं R, I इज इक्वल टू 2 P से F, यानी पोल से लेकर के प्रिंसिपल एक्सिस पर जो प्रिंसिपल फोकस सिचुएटेड है, यहाँ के बीच वाले डिस्टेंस को आप लोग फोकल लेंथ बोलते हैं, पहले से डिफाइंड है। तो यहाँ पर PF की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 2, और यही तो हमें प्रूफ करना है। तो ये बहुत फंडामेंटल डेरिवेशन है ना, और इस फंडामेंटल डेरिवेशन को प्रूफ करना बहुत जरूरी है। अगर आप ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं तो कनकेव मिरर के हेल्प से या कन्वेक्स मिरर के हेल्प से, दोनों में से किसी का हेल्प लेकर के आपको इस डेरिवेशन को, इस इक्वेशन को R इज इक्वल टू 2F को प्रूफ करना बहुत जरूरी हो जाता है ना। तो मैंने कोशिश किया कि आप लोगों को बहुत एक सीक्वेंस में, है ना, हर एक छोटे छोटे चीज़ों को समझाते हुए बेसिक से लेकर के यहाँ तक मैंने डिराइव किया। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो एक बार मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, है ना, लाइक कीजिए, और ऐसे ही अगर मोटिवेशन मिलता रहा तो मैं फिर अपकमिंग बहुत सारे छोटे छोटे डेरिवेशंस को फिजिक्स के अंदर लेकर के आऊँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।